नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के एक मुलाकात ज़रूरी है कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम अपने आखिरी चरण में है और आखिरी 7 एपिसोडों में हम फीचर कर रहे हैं इंडस्ट्री के 7 महारथियों को। तो आज जो महारथी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो संगीत जगत में उनका जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा रहा है। गज़ल गायकी में ख़ास तौर पे गज़लों में और भजन में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत वास्ट है। मैं बात कर रहा हूँ गायिका राधिका चोपड़ा की, जो आज हमारे साथ हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम हम जो इस 7 महारथी इंडस्ट्री के 7 महारथी वाले जो प्रोग्राम में हमारी सीरीज चल रही है उसमें राधिका जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये पहले ही एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि एक तो महारथी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो ये जो लफ़्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, ये पता नहीं क्यों किया है। और दूसरी बात ये कि फ़िल्म संगीत से मेरा बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। जी, जी। मेरी वाबस्तगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग़ज़ल से है। मैं उर्दू अदब की दुनिया से जुड़ी हूँ जी। और ग़ज़ल के फ़ील्ड में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत मक़ाम हासिल कर पाई हूँ, लोगों की दुआओं की वजह से, मोहब्बत की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से। जी, राधिका जी, इसमें एक्चुअली ये मेरा पर्पज़ इसमें ये है कि एक जो लंबे समय से किसी भी क्षेत्र में, ख़ासतौर पे साहित्य, संगीत या सिनेमा में एक्टिवली जो काम कर रहे हैं, तो आपका जो हाँ, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या है कि हमारे यहाँ मैंने देखा है सजीव जी के एक बॉलीवुड का ठप्पा बड़ा ज़रूरी होता है समहाउ। जी, 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 तो जी। वो वो मोहर जो है ना बॉलीवुड की, हाँ, हाँ, हाँ। वो लगी नहीं है मुझ पे। जी, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपका मैं जो संगीत का जो कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पे गज़ल और भजन में, वो अपने चलिए, आप में वो एक थैंक यू। वो महारथी वाली जो जी, इमेज है, वो देता है, मेरे हिसाब से तो। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जी। तो राधिका जी, हम जैसे इस कार्यक्रम में करते हैं कि हम कलाकार की जो एक जर्नी रही है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जम्मू से बिलॉन्ग करती हैं, तो संगीत जो जी। है वो आपके जीवन में कैसे और कब आया और कैसे आपने सोचा कि मुझे पार्श्व गायन में जाना है या गायकी में जाना है? अम, संगीत कैसे आया ये तो मेरा ख़्याल है ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जी, जी। उन्हीं की वजह से आया। मेरे दोनों पेरेंट्स मेरी वाल्दा, मेरे वालिद जी, बहुत ही अच्छा गाते, बहुत सुरीले, जी, बहुत ही सुरीले। जी, जी। हालाँकि उन्होंने कोई तालीम नहीं ली थी, हाँ, हाँ। उन्हें मौका नहीं मिला ज़िंदगी में ज़्यादा तालीम वग़ैरह लेने का, अच्छा। लेकिन वो नेचुरली गिफ्टेड हुँ, आर्टिस्ट हुँ, रहे। हुँ। पिताजी तो अब नहीं हैं, माँ अभी हैं, जम्मू में रहती हैं अच्छा, और माशाल्लाह 90 वर्ष की होने वाली हैं और अभी भी गाती हैं, अच्छा, शौकिया और लिखती बहुत अच्छा हैं। अच्छा, अच्छा, तो घर में एक माहौल शुरू से संगीत का, गाने-बजाने का रहा। अच्छा। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने ऐसे घर में जन्म लिया, जी, जी, जहाँ की साहित्य और संगीत जी। की बातचीत हमेशा रहती थी। हुँ, हुँ। और मम्मी चूँकि रेडियो से जुड़ी हुई थीं, तो वो ऑल इंडिया रेडियो की ड्रामा आर्टिस्ट भी थीं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि घर में बहुत कलाकारों का आना-जाना लगा रहता था हुँ। और संगीत की ही बात होती थी ज़्यादा और मेरे फ़ादर जो हैं वो गालिब और केएल सहगल और बेगम अख्तर के बहुत बड़े मुरीद थे, तो अच्छा। वो उन्हें बहुत सुना करते थे। हाँ। तो वो जाने-अनजाने, चाहते ना चाहते हुए भी कभी-कभी बचपन में जो चीज़ें आपके कान में पड़ जाती हैं, हुँ, चली हुँ। जाती हैं, हुँ। वो कहीं आपके दिल के किसी कोने में रह जाती हैं, वो जी, आपके ज़हन में घर कर जाती जी, हैं। जी, जी। आपको रियलाइज़ नहीं होता। हुँ, आप हुँ। जब थोड़े बड़े होते हैं तब आपको इस बात की रियलाइज़ेशन होती है कि हाँ, ये बीज जो है, जी, ये जी। बचपन में ही कहीं हाँ। डाल दिया गया था। जी, जी। तो बस इसी तरह शुरुआत हुई। अब वो जो करना चाहते थे, नहीं कर पाए। वो ड्रीम शायद उन्होंने जो उनका अनफुलफिल्ड ड्रीम था, जी। दैट प्रोबेबली दे वांटेड टू लिव थ्रू मी। हुँ, तो जैसे ही उन्हें जल्दी रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है गाने का और बात है, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन एक म्यूज़िक स्कूल में भर्ती करवा दिया। जी। 8-10 साल की मेरी उम्र थी और तब से मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो बस ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं संगीत से जुड़ूँ।
जी, तो आपके जो तो दूसरे बस उन्हीं की वजह से। भाई-बहन जो आपके सिबलिंग्स रहे हैं, उनमें से कोई और संगीत में आना? सभी गाते हैं, सभी। मेरे ननिहाल में तो सभी गाते हैं, मेरे सिबलिंग्स भी गाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं समझती हूँ, मतलब मुझे ये बात शायद कहनी नहीं चाहिए, हुँ। लेकिन देखिए क्या होता है कि एक एक लेवल होता है ना हर एक हुँ। के टैलेंट जी, का और जी, जी। गाने का। हाँ, हाँ, ऑफ़ तो कोर्स। वो सारे सुरीले हैं, मेरे घर में सब सुरीले हैं। जी। लेकिन शायद वो बात नहीं रही होगी जो शायद उन्हें मुझ में दिखाई दी होगी। अच्छा, हुँ। यही वजह होगी कि मुझे जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी, अब वो नहीं रहीं हुँ, अनफॉर्च्युनेटली। हुँ। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, ड्रामा आर्टिस्ट थी, तो वो अच्छा, थिएटर बहुत करती थी। ओके। जी, गाती वो बहुत अच्छा थी, लेकिन वो थिएटर से जुड़ गई थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब घर में माहौल संगीत का ही था, लेकिन कुछ मैं शायद जुड़ना चाहती थी या ऊपर वाले ने ऐसा सोच रखा था मेरे लिए। हर हुँ। चीज़ तो डेस्टिन्ड होती है ना, देखिए आप जी, अपनी डेस्टिनी लेकर आते हैं, ऊपर वाला आपको एक पर्पज़ से भेजता है जी, दुनिया में। जी, जी, जी। तो शायद मुझे लगता है मुझे ऊपर वाले ने इसी पर्पज़ से भेजा बिल्कुल ठीक। कि मैं जाऊँ और खूब संगीत सीखूँ और ग़ज़ल से जुड़ूँ और पूरी दुनिया में जो है, अब जो जैसे मैं आपको पता है कि ट्रेडिशनल स्टाइल जो है, रवायती अंदाज़, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हुँ, उसको मैं आज भी लेकर आगे बढ़ रही हूँ। जी, तो शायद ये ऊपर वाले की भी कुछ इसमें कमाल था कि वो उसने मुझे भेजा ही इस पर्पज़ के लिए। जी, तो जब आपका एक डेस्टिनी में लिखा होता है, तो फिर वो रास्ते उसी तरह के बनते जाते हैं। जी, जी। तो ये हुआ कि बाकी सिबलिंग्स नहीं सीख पाए, लेकिन मैंने सीखा। जी, तो आपके पेरेंट्स जो नहीं कर पाए, जो आपने बताया कि वो सीख नहीं पाए, उनको कभी मौका नहीं मिला, वो आपने बहुत अच्छे से पूरा किया क्योंकि आपने तो काफ़ी सीखा मतलब ऑफ़िशियली डिग्री भी ली आपने जी, उसके बाद मैंने आपने बहुत सीखा, मैंने पढ़ाई भी इसी में की। जी, जी, पढ़ाई भी आपने की। मैंने बीए में भी जी, बीए में भी मेरा एक सब्जेक्ट था म्यूज़िक जी, जी। और फिर मैं जम्मू छोड़कर दिल्ली आ गई क्योंकि मुझे म्यूज़िक में ही आगे पढ़ाई भी परस्यू करनी थी। जी, जी। तो आपने मैंने फिर क्लासिकल म्यूज़िक एमए, भी सीखा। एमफिल, जी, पीएचडी जी। सब म्यूज़िक में किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, जी, जी। तो उसके बाद फिर ये आपने जो स्ट्रीम चुना मतलब कि गज़ल गायकी में जाना है या ये आपने खुद चुना या आप बाय चांस आपको लगा कि ये मुझे मेरी वॉइस पे ज़्यादा सूट करता है, ये कैसे हुआ? आई थिंक गज़ल ने मुझे चुना, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ। जी। मैंने गज़ल को चुना या नहीं, लेकिन गज़ल ने मुझे ज़रूर चुना। हाँ, हाँ। अ, एक तो इन्फ्लुएंस आपको बताया कि मेरे फ़ादर की वज़ह से था ही, बेगम साहिबा को, सैगल साहब को बहुत सुना था जी, 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 जी। और गालिब को बहुत हमने सुना था बचपन से, थोड़ा वो इन्फ्लुएंस था। हुँ। थोड़ा चूँकि जम्मू कश्मीर में रहने की वज़ह से माशाल्लाह मेरी उर्दू अच्छी थी, हाँ जी। तो थोड़ा उसका भी असर था। हुँ। और फिर जब मैं 14-15 साल की थी, उस वक़्त जगजीत सिंह साहब को सुना। जी, जी। उनका बहुत असर हुआ, बहुत हाँ, गहरा असर हुआ। हाँ, हाँ। तो उन्हीं की ग़ज़लें तब हम गाया करते थे, चित्रा जी की गाई हुई ग़ज़लें और सब हम गाते थे। जी, तो जी। कॉम्पिटिशन्स में जाना और इनाम जीतना वग़ैरह-वग़ैरह वो सब सिलसिला उस ज़माने में चलता था। हाँ, हाँ। फिर थोड़े और बड़े हुए तो मेहदी हसन साहब को सुन लिया तो और ही बिल्कुल ही मुरीद हो गए उनके एकदम। जी। और तो बस और कुछ मैं समझती हूँ शायद बहुत से कलाकारों में ये एक कमी रहती है, जो नए बच्चे जैसे कभी मेरे पास आते हैं कुछ गाइडेंस के लिए, तो मैं हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ, हुँ। आपको अपने गले की रेंज मालूम होनी चाहिए। जी, जी, जी। आपको अपनी आवाज़ का टेक्सचर मालूम होना चाहिए। जी। आपको अपने गले की लिमिटेशंस मालूम होनी चाहिए। हुँ, हुँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरे गले में क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या नहीं है। नहीं है, राइट। जी, और मैं ये बात बिल्कुल उससे कहती हूँ कोई इसमें मैं कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं पहले दिन से जानती थी मेरी आवाज़ प्लेबैक वाली कभी भी नहीं थी। अच्छा ऐसा क्यों राधिका जी इसकी अगर मैं वजह पूछूँ तो ऐसा आपको क्यों लगा? इसकी वजह ये कि सबसे पहली बात होती है कि प्लेबैक में आपको बहुत हाई पिच आवाज़ आपकी होनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि ओके। आपको मेल सिंगर्स के साथ गाना होता है जी, 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 जी। और मेल सिंगर्स की नेचुरली आपसे पिच बहुत हाई होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब आप सुन लीजिए, चाहे लता जी को सुन लीजिए, आशा जी को सुन लीजिए, फिर कविता कृष्णमूर्ति आई, अलका याग्निक, साधना सरगम, जी। श्रेया घोषाल। आज अब दौर बदल गया, मैं हुँ, हुँ। अपने ज़माने की बात कर रही हूँ। जी, 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 मैं समझ गया। जी, हाँ। अब पिछले 15 साल से मैं समझती हूँ हुँ। या शायद 20 साल से,
दौर बदल गया। जी, अब हर तरह की अब वो आवाजें आ हीरो रही है। हीरोइन वाले गाने नहीं है। नहीं है, राइट राइट। अब वो हीरोइन पेड़ों के पीछे और इधर उधर भाग के नहीं गा रही है, वो जी दौर गया। जी जी जी। वो आवाजें अलग थी, हम्म मुख्तलिफ किस्म की आवाजें थी। और हम्म आपकी उतनी रेंज होनी चाहिए आवाज की कि आप मेल सिंगर के साथ मैच कर सकें। हम्म। जी, तो वो उतनी वो हाई पिच वाली आवाज मेरी नहीं थी, एक भारीपन था आवाज में थोड़ा, हाँ, एक बेस और वाली। उतनी रेंज नहीं थी। जी। हम्म तो मैं जानती थी कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। हम्म। अब जैसे मैंने कहा कि जब दौर बदला तो देखिए रिचा शर्मा आई, जी जी जी। जसपिंदर आई, या हाँ सुनिधि चौहान आई, हाँ। और आज तो आप और आवाजें सुनिए, भारी आवाजें जी जी। और एक अलग किस्म की आवाजें। अब फिल्मों में सब कुछ चल रहा है, हम्म क्योंकि अब सिचुएशनल गाने हो गए। अब एक सिचुएशन है, उस पे गाना है, हीरो हीरोइन गा नहीं रहे हैं, हम्म। वो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। बैकग्राउंड में चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है तो सिंगर्स बहुत एक्सप्लोर हो रहे हैं आज की डेट में तो। हाँ, तो वो हमारे टाइम में वो नहीं था, नहीं था, राइट, हाँ। है ना। तो इसलिए वो उस तरफ का मैंने रुख ही नहीं किया कभी। अच्छा, मुझे कभी मालूम था कोशिश नहीं कि करी। उधर। जी, जी जी मैंने जी। कोशिश ही नहीं की। हाँ मैं हाँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं शुरू में ही जान गई थी ये बात। अच्छा। या तो सोलो गाने होते, अब ऐसा तो नहीं कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी और मुझे सिर्फ सोलो गाने मिलेंगे, हाँ। या फिर कोई कंपोजर मेरे हिसाब से कंपोज करें हम्म कि जी इनकी यहाँ तक रेंज है तो इनको यहाँ तक का पार्ट दिया जाए, आगे जो हाई पार्ट है वो मेल सिंगर गा लेगा। हम्म। ऐसा भी नहीं हो ऐसा सकता। भी नहीं होता, राइट राइट, हाँ। जी। और तो जैसा मैंने कहा कि गजल से लगाव था ही बहुत, बड़ी हम्म। मोहब्बत थी गजल से। हम्म और तो और मैं पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे ये भी रियलाइज कहीं ना कहीं हो रहा था हम्म। कि वो जगह खाली थी। जी 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 जी, हाँ। हिंदुस्तान में गजल की वो जगह खाली थी हम्म। फीमेल सिंगर की। जी जी, फीमेल के लिए मतलब गाते थे, लेकिन जी। वो ज्यादातर डुइट्स हाँ, गाते थे, या है ना, इस तरह से था। हाँ, एग्जैक्टली exactly। हम्म, देखिए बेसिकली तो मेल डोमिनेटेड एरिया रहा जी ना। जी, हाँ 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 मेल सिंगर्स नहीं ज्यादा, गजल में अगर आप देखें तो हाँ। मेल डोमिनेटेड रहा। जी जी जी। 80s में, अर्ली 80s में पिनाज जरूर आई, पिनाज मसानी, और हाँ बहुत गाया उन्होंने, माशाल्लाह हाँ, बहुत गाया। जी जी। लेकिन वो अगर आप उनके बाद देखें या उनके आगे पीछे देखें तो फिर और कोई है नहीं। बिल्कुल। छाया जी आई, बहुत मुझे पसंद, छाया गांगुली मेरी बहुत जी जी। फेवरेट हाँ, सिंगर्स में से एक। उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी लेकिन गजल अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ज्यादा गाया ही नहीं। नहीं गाया, राइट राइट। वो मेरा ख्याल है वो रेडियो की जॉब करती थी, तो शायद जॉब वगैरह में ही बिजी रही ज्यादा, जी या जो भी है। जी। तो वो बस आई, एक एक या दो शायद उन्होंने एल्बम किए, उसके बाद छाया जी ने गाया ही नहीं। हम्म मधुरानी जी का गाना ऐसा गाना था कि वो आम आदमी समझ ही नहीं सकता था। हम्म। वो सर के ऊपर से निकल जाता है मधुरानी का गाना। जी 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 मधुरानी का गाना सब थोड़ी समझ सकते हैं, जी जी। है ना। तो ले दे के वो जो जगह थी ना, हाँ वो बिल्कुल खाली थी हिंदुस्तान में। जी तो ये समझ लीजिए कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसी जगह में कदम रखा जाए, जो जो जगह खाली है। जी। तो ये गजल की लेकिन शुरुआत हुई कैसे, मतलब पहला एल्बम, या पहली पहली गजल आपने कौन सी गाई, और कैसे पहली गजल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने कौन सी गाई। हाँ। आ, मेरी मेरी मैंने कहा ना, मेरे ननिहाल में सभी गाते हैं, तो मेरी मासी बहुत अच्छा गाती, हम्म। बल्कि उन्होंने तो एमए म्यूजिक भी किया उस जमाने में। अच्छा। तो वो एक गजल अक्सर जब हम लोग घर पे कभी बैठा करते थे, तो जब गाने बजाने वाली फैमिली होती है ना, तो सब बैठ कर हाँ, फिर गाते ही हैं बस। गाती हैं, राइट। गप्पे हंसते हैं या गाते हैं, और तीसरा काम कोई नहीं होता। हाँ हाँ। तो वो एक गजल बहुत गाया करती थी, और वो मुझे बहुत पसंद थी, वो मुझे धुन बड़ी पसंद थी। जी। तो वो फिर कहीं एक कंपटीशन में मैंने सबसे पहली वो गजल गाई, शमीम जयपुरी की गजल थी, अच्छा। बखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। राधिका जी, तो अगर ये थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाइए ना। तहत में नहीं, तरन्नुम में सुनाइए। अच्छा अच्छा, चलिए मैं सुनाती हूँ। मैं जरा सी ये तानपुरे की हेल्प ले लूं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल आराम से लीजिए, कोई दिक्कत। बड़ी बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, और इनफैक्ट जब मैंने इसे गाया ना, जी। तो मुझे एक्चुअली अंतरा जो है उसकी धुन मुझे भूल चुकी थी। अच्छा। तो वो फिर मैंने थोड़ी सी उसमें उसको मैंने खुद इम्प्रोवाइजेशन। बनाया।
जी जी, इम्प्रोवाइज कर दिया आपने ऐसे वहाँ पे। ऑन 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 स्टेज आपने इम्प्रोवाइज कर दिया शायद, है ना? जी, नहीं, 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 ऑन स्टेज नहीं। जी। मैंने पहले उसको मतलब बना अच्छा, लिया, आपको तैयार याद नहीं करके थी? गाया। ओके ओके, हाँ हाँ। खुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं, आहा, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं, वाह। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। आ तो ये थी जी गजल। जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आवाज शुक्रिया। आपकी इतनी इतनी मतलब सीधे जो है रूह को छूती है आपकी आवाज जो है ना। थैंक यू सो मच। और इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है जो मैं शेयर जी, करना चाहूंगी श्योर सुनने श्योर। वालों के साथ, जी। कि बहुत साल तक इसे बाखुदा गाते रहे। हम्म। बाखुदा क्योंकि क्योंकि मेरी मौसी बाखुदा गाती थी तो हम भी अच्छा। बाखुदा गाते रहे। हाँ हाँ हाँ। और भी मैंने कुछ कलाकारों को सुना है, सभी बाखुदा गाते हैं। हाँ हाँ। तो फिर जब जब मैं सीरियसली गजल के फील्ड में आई, मैं एक लंबे गैप के बाद फिर आई हूँ अच्छा। वापस। हाँ हाँ। अ, वो एक और अलग कहानी है कि शादी के बाद फिर मैंने 10 साल का एक गैप लिया, सबैटिकल लिया। तो उसके बाद जब एक अ, बहुत बड़ा इदारा यहाँ पे उस जमाने में हुआ करता था, शाम गजल। जी तो बड़े बड़े दिग्गज उसमें थे जो कि अच्छे कलाकारों को बुलाया करते थे, और मुझे पहला जब मौका मिला शाम गजल में गाने का, जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ हाँ। तो जब मैं पहली मर्तबा वहां गई और उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या गाएंगी, बताइए, कुछ सुनाइए, जी। तो मैंने इसी गजल से आगाज किया। हम्म। और वो पहला ही लफ्ज उन्होंने कहा कि आपका तो पहला ही लफ्ज गलत है। गलत है, जी जी। जी। तो फिर? जहां मैं मतलब मैं समझ रही थी कि हाँ अब मैं तैयार होके अब आई हूँ गजल के लिए, हम्म। वही मालूम हुआ कि अभी तो वापस नर्सरी केजी में आ गए एकदम से। जी जी जी। तो वहां से फिर शुरुआत हुई उर्दू सीखने की। हाँ हाँ। तो वहां जो मोहतरमा थी, अब वो नहीं रही, उनका नाम था नूर जहां सरवत, बहुत बहुत अच्छी शायरा थी। अच्छा। हाँ। और वो ये इदारा चलाती थी शाम गजल। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाखुदा नहीं, बखुदा। जी जी। तो फिर उन्होंने मुझे उसका डिफरेंस बताया, हाँ। कि मैंने कहा जी मैं तो आज तक बाखुदा गा रही थी और किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने टोका नहीं। तो कहीं नहीं, कहने हाँ। लगी क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। तो अब आप जी उनके जी। सामने गा रही हैं जिन्हें मालूम ही नहीं, तो कोई क्या आपको बताएगा या टोकेगा। हाँ हाँ हाँ। तो बा बा होता है विद, ओके। जैसे होता है ना बा मुलाहिजा, हाँ 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 हाँ। बा इज्जत, हाँ, विद गॉड। बा वफा, जी जी। है ना। हम्म। तो बा यानी विद, ओके। और बे यानी विदाउट, हाँ हाँ। बेवफा, बेवफा, राइट। बे इज्जत, हम्म। है ना। जी तो जी। बे और बा और ब, ये है ब। हम्म। तो अब विद गॉड थोड़ी कि मैं भगवान के साथ, मतलब मैं मुझे कोई तमन्ना ही नहीं राइट राइट। ना।
बखुदा, बखुदा माने बाय बाई गॉड। गॉड, कसम खाते हैं ना जैसे, हम्म। आई स्वेयर बाय गॉड कहते हैं ना। अच्छा, अरे यार, ऊपर वाले की कसम, भगवान की कसम, अल्लाह हम्म, की कसम, हाँ हाँ हाँ। वो है बखुदा। बखुदा। जी जी। ये कसम से कह रहा हूँ कि बखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर ये क्या बात, ये जी दिल कहीं लगता ही नहीं। जी। तो ये उर्दू, तो उस दिन फिर, जी, उर्दू गायकी में ये तलफ़ुज़ और ये अदायगी ये सब बहुत मैटर करता है, खास तौर पर जब गज़ल हम गाते हैं तो। हाँ, तो आप ऑफ बता रहे थे कि कोर्स फिर जी, आपने, जी जी, तो उर्दू फिर आपने सीखी बाकायदा। जी जी जी, वहीं से फिर ये तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं तो समझ रही हूँ कि मैं बहुत जानती हूँ, हम्म, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि मैं कुछ नहीं जानती। जी। और जब मैं उर्दू दानों के सामने बैठूंगी, जो उर्दू जानते हैं, जो नहीं जानते उनके सामने तो आप कुछ भी गाइए, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आपको बाज़ौक लोगों के साथ बैठना है जो उर्दू समझते हैं, हम्म वहां वो फिर आपको पकड़ेंगे कि ये तो तलफ़ुज़ सही नहीं है, ये लफ्ज सही नहीं है, ये आपने गलत शेर पढ़ा, वगैरह वगैरह। जी जी। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, उर्दू की तालीम भी बहुत बहुत जरूरी है। हम्म तो फिर मैंने बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। मेरे उस्ताद हैं जिया अलवी साहब, उस्ताद जिया अलवी। जी। वो भी बहुत अच्छे शायर हैं और उन्होंने मुझे उर्दू की तालीम देना शुरू की। वो घर पे आने लगे हम्म और फिर मैंने प्रॉपर जो है अल्फाबेट्स से शुरू किया, अलिफ बे पे। हालांकि मैं जम्मू में रहने की वजह से बेसिक अल्फाबेट्स तो मैं जानती थी, अच्छा लेकिन फिर भी एक बार जो है वो समझ लीजिए कि फिर से आगाज हुआ। अच्छा। तो फिर जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो नुक्ता है, हम्म। नुक्ते की जो इम्पोर्टेंस है, जी जी जी। वो अब बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब क क और क का फर्क जो है वो हाँ हाँ। आम इंसान नहीं जानता जी है। जी, और बहुत बड़े बड़े हाँ, लेवल पर भी ये लोग गलत गा जाते हैं कई बार तो, मतलब बिल्कुल गलत पढ़ते बड़े बड़े हैं। गायक जो हैं। देखिए, जी। जी जी जी, तो हाँ, वो वजह यही है कि वो तवज्जो नहीं देते। नहीं। उनके लिए वो शायद चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म ना तो वो खुद तवज्जो देते हैं, ना वो ऐसे क्राउड में शायद गाते हैं जहाँ के किसी को समझ हो। जी जी तो ये है, मतलब जैसे अंग्रेजी में देखिए, के है ना, के, जी जी। वो क है हमारा, हाँ, और जो क्यू है क्यों है वो कहा है, राइट। वो क है। हम्म और उसके अलावा भी अब गजल को लोग गजल ही कहते हैं, जी। गालिब को गालिब कहते हैं। हम्म। तो ये एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑफ कोर्स, और यस। मैं चाहती थी कि मैं फिर अगर अब इस फील्ड में आई हूँ, हम्म। तो फिर मैं अब पूरी शिद्दत के साथ, जी पूरी मेहनत के साथ, ताकि कोई भी इस बात को ये उंगली ना उठा सके मुझ पर, जी। कह ना सके कि भाई आप गजल गाती हैं लेकिन तलफ्फुज तो आपका सही नहीं है। हम्म। तो राधिका जी, एक जो वो दौर था जिसकी हम बात कर रहे हैं 80s 90s में, जब गजलें जो हैं बहुत बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, मतलब एक से बढ़कर एक गजल गायक हमारे सामने थे, जगजीत थे, पंकज उदास, तलत अजीज, और हरिहरन साहब थे, मतलब बहुत लोग थे। और इन सबके जी, मतलब चंदन दास जी, जी जी हाँ, चंदन दास जी ऑफ सबसे कोर्स। सुरीले कलाकार। जी जी जी, जी जी हाँ। तो ये सब मेल डोमिनेटिंग जो एक एरिया था, वहां पे आपने अपनी एक पकड़ बनाई, अपनी एक अदा बनाई। तो इनमें से किसी के साथ कभी आपको मौका लगा कि आप शिरकत करें? सबके साथ, अच्छा। सबके साथ, जी जी। मैंने सबके साथ गाया। हाँ हाँ। और मैं 80s में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। जी मैं जी। 80s के जो गोल्डन दौर था उसमें मैं बिल्कुल नहीं आई। हम्म। मैं तो 90s में भी नहीं आई, आई विल बी ऑनेस्ट। मैं तो अभी मैंने 2002 में शुरुआत की है। ओके। अभी तो अगले साल 20 साल होंगे मुझे अच्छा। इस फील्ड में कदम रखे हुए। जी जी जी। जी। तो वो जो गोल्डन पीरियड था, वो गीत नुमा गजलों का था। अच्छा। वो हम्म ऐसी गजल तो नहीं थी उसमें। हम्म अगर आप देखें तो वो जो गीत नुमा चलती हुई थोड़ी, हम्म। चलती हुई धुनें और आसान शायरी, आसान शायरी है। उसमें गालिब मीर मोमिन कोई नहीं गाता था। राइट। जी, उसमें वो आजकल के शायर, बहुत अच्छे शायर, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। हम्म और बल्कि वो तो गोल्डन पीरियड हम उसको कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो रिकॉर्डिंग कंपनीज थी, हम्म। वो बड़े बड़े एलपीज निकाला करती थी। जी जी। कैसेट्स का जमाना था, तब सीडी नहीं हुआ करती थी, कैसेट या एलपी रिकॉर्ड हुआ करता था। हम्म और जोड़ियों का जमाना था। राजेंद्र मेहता नीना मेहता आए,
जी। जगजीत चित्रा जी तो थे ही, लेकिन हुँ, उनकी देखा-देखी फिर देखिए ना आप, फिर बहुत भूपेंद्र मिताली जी जी, आए, जी, फिर काफ़ी बाद में रूप कुमार राठौर, सोनाली आए, जी, तो बहुत लोग आए उस दौर में। जी, लेकिन घनश्याम वो ने भी आया। गीतनुमा ग़ज़लें थीं। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि उसी बहाने ग़ज़ल घर-घर तक पहुँच गई थी जी, जी। और ग़ज़ल का वो मक़ाम हासिल हो गया था, जो मुझे लगता है बेगम अख्तर के जाने के बाद शायद वो कहीं खो गया था वो जी। मक़ाम। और जगजीत जी एक ऐसे कलाकार थे। देखिए ग़ज़ल में भी क्या है, 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है क्लासेस के लिए और एक होती है मासेस के लिए। जी। बेगम साहिबा जो गाती थीं वो क्लासेस का गाना था। हुँ, मेहदी हसन जो गाते थे वो क्लासेस का गाना था। हुँ। पंकज जी ने जो गाया वो मासेस का गाना है, जी, 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 हाँ। जो कि आम इंसान उसको समझ लेता है जी, जी। और गुनगुनाता है और उसपे मस्ती करता है, खूब मतलब एन्जॉय करता है उसको। जी, जी। तो ये जितने दिग्गज हैं जगजीत इनके जी साथ। सिर्फ़ हाँ जी। जगजीत जी सिर्फ़ एक ऐसे कलाकार थे, जिन्होंने क्लासेस और मासेस दोनों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जी, जी, वो तो हर तरह के गाते वो थे। वो जैसे आप वो बता एक रहे थे ऐसे आगे। जादूगर हाँ। थे, जी, जी, वो जी। जादूगर थे। वो कि वो बिल्कुल जादू। क्लासेस के लिए भी गाते थे, वो ऐसा गाना भी गाते थे, ललित में गा रहे हैं, कोई हाँ, पास आया हाँ, सवेरे-सवेरे, हाँ, हाँ। और है उन्होंने ना? क्या नहीं और गाया राग मतलब आप। बेस्ड जी, गाते जी। हैं, राग बेस गाया राग उन्होंने। बेस्ड गाते थे जी, जी, प्योर हिंदी गाने गाए उन्होंने, और अ, हिंदी भी गाते ढल थे, गई तपते हुए दिन गज़ल की भी सफर। गाते थे जी, जी, हुँ। और फिर वो पंजाबी भी गा देते थे बीच हाँ, में क्या बात है! टप्पे और गाते थे तो। हल्की-फुल्की धुनें भी गाते थे। जी, जी, तो जी, वो जी। क्लासेस और मासेस दोनों को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। या ही वाज़ अ लेजेंड। तो जी। इतने दिग्गजों के साथ जब आपने परफ़ॉर्म किया, उनकी कुछ अच्छी यादें, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, बहुत अच्छी यादें हैं सभी के साथ हुँ, ख़ास तौर पे चंदन जी के साथ मैं कहूँगी। अच्छा। जी, जी, जी। चंदन चंदन जी जितने अच्छे सुरीले कलाकार हैं जी, जी। और अनूप जी के साथ भी मैं कहूँगी, दोनों, अच्छा। अनूप जलोटा जी भी। जी, जी, जी। ये दोनों जितने अच्छे कलाकार हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत-बहुत बड़े दिल के इंसान हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत एनकरेजिंग हैं जी, और बहुत वोकल हैं। अगर तारीफ़ करनी है तो करेंगे, आपके मुँह पे करेंगे और खुल के करेंगे। जी, आशीर्वाद देना है तो खुल के देंगे, ये जी। बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर कलाकार जो है ना, वो दिल में रख जाते हैं बात, हुँ, तो वो कह नहीं पाते उसको। हुँ। दूसरे कलाकार की तारीफ़ हो नहीं पाती उनसे। जी। तो लेकिन इन दोनों के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं गाने के, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत हमने प्रोग्राम्स किए। अनूप जी के साथ एक चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में किया था प्रोग्राम, बहुत एक यादगार प्रोग्राम है मेरा। हुँ, हुँ। और चंदन जी के साथ तो अभी हाल ही में हमने मैंने, चंदन जी और रज़ा मुराद साहब ने एक प्रोग्राम हमने एक है कहानी ग़ज़ल की। अच्छा। वो आप यूट्यूब पे भी है पूरा, वो रेख्ता ने हमें बुलाया था लास्ट टाइम, जी। तो उसमें भी है वो। उसमें पूरी ग़ज़ल की कहानी है, उसमें मैंने और चंदन जी ने गाया है और रज़ा मुराद साहब ने उसकी वो पूरी कंपेयरिंग की थी प्रोग्राम की। अच्छा। और जी, जी। तो बहुत अच्छे इन लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे और पिछले करीब 6 या 7 साल से, अभी 2 साल से तो नहीं हो पाया ड्यू टू द पैंडेमिक। हुँ, हुँ। मुंबई में एक 3 दिन का ग़ज़ल फेस्टिवल होता है। जी। उसका नाम है ग़ज़ल बहार। अच्छा, अ, उसे अशोक खोसला साहब करते हैं। अशोक अच्छा। खोसला भी अपने जी, जी, ज़माने जी। के बहुत हाँ, अच्छे बहुत बड़े थे। दिग्गज जी। ग़ज़ल गायक हैं और वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मैं पहली ग़ज़ल बहार से जुड़ी हुई हूँ उनके साथ। जी। तो उसमें हर साल जाना होता है। तो वहाँ पर फिर भूपेंद्र मिताली जी, चंदन जी और अपना तौसीफ भाई भी शुरू में थे, तौसीफ अख्तर। जी, जी, जी। हाँ, अभी 1-2 सालों से वो नहीं है साथ में जुड़े। अभी वो फिर अपना बाहर हैं। घनश्याम वासवानी जी, जी, जी। अनूप जलोटा, हुँ, तलत अज़ीज़ साहब, पंकज उधास, तो हुँ। जितने ग़ज़ल के दिग्गज कलाकार हैं, वो जी, सब उसमें आते हैं और हम लोग सब, वो 3 दिन या 2 दिन चलता है फेस्टिवल जी, और उसमें हम लोग खूब सब मिल के गाते हैं और बहुत बहुत अच्छा माहौल बनता है। जी। तो इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। हाँ, हाँ।
तो ये जो जी। आप प्रोग्राम वहाँ बता रहे हो, इनकी कहीं रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है क्या? मतलब क्योंकि हम जैसे जो गजल शौकीन इतने हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, कुछ अब आजकल दिखता नहीं है कुछ, मतलब आजकल जो है वो एक या तो मार्केट नहीं रही या सब उस तरह का कोई। मेरी तो एक गज़ल उस पे है यूट्यूब पे, बाकी मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कहीं इन लोगों को डालना चाहिए था शायद यूट्यूब पे सारे ऑफ कोर्स, प्रोग्राम्स ये, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो शायद कहीं कुछ गलती हो गई है शायद ऑर्गेनाइज़र से जी कि जी वो कर नहीं पाए। वो मैं भी चाहती थी कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो यूट्यूब पे होने चाहिए थे लोगों के लिए, जी। लेकिन वो है नहीं। अगर आप मेरा नाम राधिका चोपड़ा इन गज़ल बहार डालते हैं, अच्छा। तो उसमें एक गज़ल ज़रूर है यूट्यूब पे। वो मास्टर मदन की पुरानी चीज़ है, यूँ ना रह कर हमें तरसाइए, जी जी। आइए आ जाइए, वो मैंने गाई हुई है पर वही है गज़ल राधिका आराम जी से। कि तो अब हम जैसे लोगों की ना प्यास बुझती नहीं, हमें बहुत कुछ सुनना है। बस वही है हालाँकि कि बहुत है, मैं जी। समझती हूँ अब आजकल तो ये यूट्यूब का ज़माना है। हम्म। बहुत कुछ है अवेलेबल, ऐसी बात हम्म, नहीं, बहुत है। जी जी। हाँ हाँ। सुनना चाहें तो बहुत कुछ सुन सकते हैं। जी जी। लेकिन हाँ, ये जो लाइव प्रोग्राम्स हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स कहीं यूट्यूब पर नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। जी जी जी। तो राधिका जी, इतने आपको अच्छे कमेंट्स मिले होंगे इतने बड़े कैरियर में, तो कोई ऐसा कमेंट जो आपको आज भी याद है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? अ, कमेंट्स तो देखिए बहुत प्यार मिलता है लोगों का, जी बहुत जी जी। मोहब्बत मिलती है हम्म। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जहाँ भी गई हूँ आज तक, हम्म, जी। चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं भी, हम्म। दुबई हो, जी। जहाँ भी गई, वहाँ लोगों ने एक बात पूछी कि आप फिर कब आएँगी? अच्छा। तो बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है जी जी कि जी। जब आपको लोग वापस बुलाना चाहते हैं जी और जी फिर से सुनना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड है। जी ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और बाकी जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत मिलती है लोगों की जी। और कभी-कभी अपने प्रोग्राम्स में कुछ बुजुर्गों को मैंने रोते हुए देखा है। जो क्या अ, बात। मैंने उनकी आँखों से आँसू निकलते हुए देखे हैं, हम्म। तो मैं समझती हूँ कि शायद कहीं मैंने उन्हें छुआ होगा। ऑफ कोर्स। अ, उनके दिल को कहीं इस तरह छुआ है मेरे गाने ने कि वो रो रहे हैं। जी सो जी आई थिंक इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जी, जी। तो ये एक्चुअली गज़ल गायकी होती ही यही चीज़ है कि आप एक जो मिसरें हैं, अब जो शायरी है उसको आप इस तासीर के साथ गाते हैं कि वो सामने वाले की रूह तक पहुँच जाती है और वो उसको फ़ील करता है, उन सब चीज़ों को रिलेट जी, करता है अपने आप से। तो यही जी, एक अच्छे जी। गज़ल गायक की खूबी होती है। असली गज़ल गाने नहीं, मैं समझती हूँ असली गाने वाले का जो जी, है, अच्छे गाने जी, वाले जी। की ये बिल्कुल, पहचान है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। दिल से गाए और जी। सुनने वालों के दिल तक पहुँचे। बिल्कुल। तो इतनी ये बहुत बड़ी गज़ बात होती है। हाँ जी। तो राधिका जी, इतनी गज़लों में से आप, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कि अपनी एक फ़ेवरेट गज़ल लेना, लेकिन फिर भी कोई एक गज़ल जो आप चाहें कि आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे गा के बहुत सुकून मिला, या कुछ भी जो आपको बहुत फ़ेवरेट हो, कोई एक हाँ, ऐसी नहीं गज़ल ऐसी तो बहुत हैं, बहुत हैं। हो? फिर भी और कोई एक। और सबसे अच्छी बात ये है कि सारी मेरी अपनी कंपोज़िशंस हैं। जी, 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 जी। तो एक जी, आपकी फिर एल्बम भी आई थी, है ना? दोस्ती का एक समुंदर, जी, काफ़ी जी, अच्छे हाँ, से एक रिलेटेड। नहीं 8 एल्बम्स हैं मेरी हाँ जी, हाँ जी। और वो 8 एल्बम्स में से 6 मेरी सारी खुद की कंपोज़्ड हैं। जी, जी, जी। मैंने कोई बहुत-बहुत कंपोज़ किया, एक बहुत फ़ेवरेट कंपोज़ कोई किया। बताइए, कुछ उससे जुड़ी हुई यादें बताइए और वो थोड़ा-सा हमें सुना भी दीजिए। एक तो बहुत मुश्किल है अच्छा जो सबसे पहली कंपोज़िशन बनाई वो सुना देती हूँ। हाँ, श्योर। जी, जी। म इससे पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मैं कंपोज़ भी कर सकती हूँ। ओके। अ, मैं हमेशा दूसरों की कंपोज़िशंस गाती थी। हुँ, हुँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरी मुलाकात नूरजहाँ सरवत जी से हुई हुँ, और फिर उन्होंने कुछ ग़ज़लें मुझे दी कि ये आप प्रोग्राम में गाइए। हुँ। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको किससे कंपोज़ करवाऊँ और फिर सीखूँ। जी। तो तब जो मैं खुद बैठी, हाँ, कोशिश हाँ। की हाँ, हाँ। और बस एक के बाद एक फिर तो बनती ही चली गईं कंपोज़िशंस। जी, जी। तो ये बागेश्री में मैंने बनाई थी, नूरजहाँ सरवत का ही कलाम है। जी। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, हुँ, हुँ। जो बीती है दिल पर मेरे,
सब जान गए। वाह, क्या बात। नजर में मुझे पहचान गया है, वो एक नजर में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, क्या वो एक नजर में मुझे पहचान गया बात। जी। ये गजल मैंने सबसे पहली कंपोज की थी। जी। तो राधिका जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला, हमसे इतनी सारी बातें की। कोई और एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज वो भी शेयर कीजिए। कोई भी आपके इतने जी कॉन्सर्ट्स जी में। बिल्कुल। पूरी कॉन्वर्सेशन में मेरी गुरु का कहीं जिक्र नहीं आया, तो जी जी उनके बगैर मैं समझती हूँ कि अधूरी है मेरी जी जी, कॉन्वर्सेशन। जरूर जरूर जरूर। तो जी, यहाँ पीएचडी करने के दौरान मेरी मुलाकात पद्मश्री श्रीमती शांति हीरानंद जी से हुई। जी। मैं उनका एक इंटरव्यू लेने गई थी, हाँ हाँ। और वहाँ जब मैं पीएचडी के लिए उनका इंटरव्यू लेने गई थी, अच्छा। और वहाँ जब उनसे मुलाकात हुई तो बस उनका मैंने गाना सुना और मैं इतनी मुतासिर हुई हम्म। कि बस मुझे लगा कि मुझे इन्हीं से सीखना है और यही गायकी मुझे गानी है। जी। तो तब कहीं मैं समझती हूँ ये जो रवायती अंदाज का गाना है, हम्म। ये मेरी जर्नी जो है शांति जी के साथ शुरू हुई। ओके। और शांति जी आप जानते हैं कि बेगम अख्तर की डिसाइपल थीं, अच्छा। तो उनके गाने में वो बेगम साहिबा का रंग था पूरा। जी। और वो राग बेस्ड गज़लें हमें सिखाया करती थीं, ठुमरी दादरा भी बहुत सिखाती थी मुझे वो। हम्म। और वहाँ से जो है मेरी राग बेस्ड गज़लों की जो जर्नी है, हम्म। वो उसकी शुरुआत शांति जी से हुई। जी। वो एक नया रुख जो है वो मुझे दिखाई दिया, एक नई खिड़की खुली, एक नया दरवाज़ा खुला, हम्म। एक नया रास्ता मुझे दिखाई दिया जी। कि अच्छा ये रागों में इस तरह से कंपोज़ करके हम्म। गाया जाता है। जी जी। और वहाँ से फिर जो मेरा कॉम्पोज़िशन करने का दौर है वो शुरू हुआ। हम्म। और धीरे-धीरे जो मैंने कोशिश की तो फिर वो कोशिश बहुत कामयाब होती गई। हम्म। और उसके बाद तो फिर, और चूँकि रागों की नॉलेज मुझे थी, जी। तालीम मैंने ले रखी थी। हाँ जी, क्लासिकल आपने तो सीख। इनफैक्ट कल ही किसी से बात हो रही थी, एक राजस्थान में एक स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं गज़ल पर, अच्छा। और कुछ गज़ल गायकों का उसमें ज़िक्र है उनकी पीएचडी में, मेरा भी ज़िक्र है। जी जी। तो कल उनसे बात हो रही थी तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि कुछ ऐसे भी राग थे जो मैंने नहीं सीखे थे कभी। अच्छा। हाँ, नहीं सीखे थे, लेकिन अब चूँकि राग सीखे हैं, आपने तालीम ली है तो आपको मालूम है कि एक राग ऐसा होता है, इसका ये स्वरूप होता है, ये आरोह-अवरोह होता है, हम्म। ये इसका चलन होता है। जी। और अगर आपने उस राग के सुरों को समझ लिया तो फिर बस आसान हो जाता है। तो ऐसे भी कई रागों में मैंने कंपोज़ किया, अच्छा। जैसे किरवानी मैंने कभी नहीं सीखा था, अच्छा। किरवानी में कंपोज़ किया, या शिवरंजनी नहीं सीखा था, हम्म। उसमें कंपोज़ किया, चारुकेशी नहीं सीखा था, उसमें कंपोज़ किया, मधुवंती कभी नहीं सीखा था, उसमें कंपोज़ किया। तो वो जी राग का स्वरूप समझकर और उस राग में मैंने कॉम्पोज़िशंस बनाई। जो राग मैं जानती थी उनमें तो किया ही किया, जी। भीम पलासी जानती थी उसमें किया, दरबारी, मारवा, हीर भैरव, शुद्ध सारंग, मेरा ख़्याल है राग तो कोई छोड़ा ही नहीं शायद मैंने। जी जी। पूर्या धनाश्री, मालकौंस, मतलब जो राग
समझ जी। लीजिए, जो जो राग मैं जानती थी उसमें तो मैंने कंपोज किया ही। हम्म। अ, लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी रागों में कंपोज किया जो मैंने नहीं सीखे थे, जी। सिर्फ उनका स्वरूप समझकर, अच्छी तरह से समझ के कि ये राग, इसका स्वरूप क्या है। जी। ये और तो ये जितने ये शांति जी की बदौलत एक ये नया जी। जी। चैप्टर जो है शुरू हुआ जिंदगी में। जी, जी। और आपका आपने मैं अब 2-3 बातें ज़रूर बोलना चाहूँगा। एक तो आपने ये बताया कि आप एक जगह कॉम्पिटिशन में गए और वहाँ पे आपने अपनी कमी बताई, मतलब बहुत स लोग जो हैं किसी साक्षात्कार में या कह लीजिए कन्वर्सेशन में अपनी कमियाँ नहीं बताते। तो आपने एक बहुत बात बोली कि आपको वहाँ पे उन्होंने आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको टोका। तो ये हुँ, बात आपने स्वीकार करी और आपने अपने जितने भी गुरु थे उन मैं सबको आज भी करती हूँ। जी, जी, मैं जी। आपको बताऊँ ये सुजीत एक जी, मैं आज भी करती हूँ। जी, जी, जी। लोग नहीं करते। जी, राधिका जी ये बहुत आज के बड़ी यंग बात है बच्चों को मैं बिल्कुल। देखती हूँ, अगर मैं उनको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं सुनना चाहते। जी, 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 वो जी। कहते नहीं, हम तो ऐसे ही गाते हैं मैम, नहीं ये तो ठीक है, ऑफ़ कोर्स यू नो यस। लेकिन मैं आज भी तैयार हूँ सीखने के लिए। जी, ये बहुत बड़ी बात है और आपने अपने सभी गुरुओं जी, को याद किया, है ना? और आपने जी। ये भी बताया कि किन गुरुओं से मिलने के बाद आपकी लाइफ़ में क्या डायमेंशन नया डायमेंशन आया और किस तरह से देखिए, गालिब की बड़ी मशहूर गज़ल है, नुक्ता ची है गमे दिल। आहा! सारी दुनिया गाती है, सुरैया की हाँ, गाई हुई जो जी, 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 जी। है ना? नुक्ता ची है गमे दिल, जी। उसको सुनाए ना बने, आहा! गाते हैं, सब लोग गाते हैं, जी। है ना? हाँ। और सुरैया जी ने इसको कहाँ छोड़ा? नुक्ता ची है गमे दिल, अगर आपको याद हो तो, जी, जी। है ना? यहाँ छोड़ती हैं वो हाँ, और हाँ। यहाँ से म्यूज़िक शुरू होता है। हाँ, तो हम भी इसे ऐसे ही गाते थे। अच्छा, तो लंदन में एक बहुत-बहुत बड़े दिग्गज उर्दू के हैं, यावर अब्बास साहब। वो अच्छा, बीबीसी उर्दू के हेड हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। तो उन्हें जब मैंने ये गज़ल सुनाई तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, नुक्ता ची है गमे दिल, यहाँ नहीं छोड़ना है, हुँ, नुक्ता हुँ। ची है, यहाँ अच्छा, कॉमा है। ओह! अच्छा। क्योंकि जो आशिक है, जो लवर है, जो बिलवर्ड है, वो नुक्ताची है। हुँ, नुक्ताची है यानी कि वो आपका क्रिटिक है, वो क्रिटिसाइज़ करता है। हुँ। राइट, तो राइट। इसलिए उसको गमे दिल नहीं सुनाया जाता, क्योंकि वो तो क्रिटिक है, वो तो क्रिटिसाइज़ करता है हर बात पे, हाँ, हाँ। नुक्ताची नहीं करता है। ओके। जी, हाँ, देखिए क्या गहरी तो बात उसको जो है, उसको ऐसे गाना चाहिए कि नुक्ताची है, यहाँ कॉमा, यहाँ कहूँगा। गमे दिल उसको सुनाए ना बने। जी, जी। देखिए कितनी और जहाँ बारीकी छोड़ना है तो जी, नुक्ताची है, यहाँ छोड़िए। जी, 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 जी। नुक्ताची है गमे दिल, ना गमे दिल थोड़ी नुक्ताची है। राइट, राइट, राइट। देखिए कितनी बारीक बात है और नुक कितना मतलब हाँ, कितनी बिल्कुल। बारीक बात है। तो हुँ, ये उन्होंने मुझे बताई तो मुझे समझ आई ना। जी। और तो उस ये दिन के बाद से मैंने वो बात को गाँठ बाँध ली। हाँ, और आज मैं उसे जहाँ भी गाती हूँ, मैं लोगों को ये बात बताती हूँ, शेयर अच्छा। करती हूँ जी, जी, जी। कि आइंदा भी अगर कोई इसे गाए तो प्लीज़ इस तरह गाइएगा और हुँ, इसे नुक्ताची है गमे दिल पे ना छोड़िएगा। हुँ। क्योंकि कौमे का जो महत्व है, कौमा जी, जी। गज़ल में, हाँ, हाँ। वो लोगों को मालूम नहीं है। जी, वो पूरा मीनिंग बदल रहा है उसका ना यहाँ पे अब ये जी, मुझे नहीं पता थी पूरा ये का बात आपने पूरा मतलब बदल गया एक कौमा जी, से। जी, 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 हाँ। तो हम तो तो ये जो पढ़ते पंक्चुएशन हुँ, है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ हुँ। तलफ़्फ़ुज़ नहीं है जी, जी। गज़ल में, हाँ, हाँ। सिर्फ़ प्रोनंसिएशन की बात नहीं है, जी, जी, जी। पंक्चुएशन भी है। जी, उसको तो समझिए कि शायर ने कहा क्या है, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज़ देना है। जी। तो राधिका जी अभी आप कहाँ देख रहे हैं इसका फ्यूचर जो है गज़ल का? क्योंकि अभी देखिए शायर तो बहुत अच्छे-अच्छे अभी भी आ रहे हैं। इवन इंडिया में, पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे शायर बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। लेकिन नए गज़ल गायक जो हैं बहुत कम आ रहे हैं सामने और उनको कोई शायद फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। इसको आप कहाँ किस तरह से देखते हैं ये जो सिनेरियो है हाँ, अभी? क्योंकि मेहनत बहुत चाहिए ना, और मेहनत कौन करना चाह रहा है? ये बात मेहनत का तो वक़्त ही नहीं है किसी के पास। जी, जी, जी। हुँ, आजकल तो आपको पता है, अब तो सब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का ज़माना है जी। और ओवरनाइट स्टारडम चाहिए, हुँ, रातों-रात आपको स्टार बनना है। जी। तो अब वो गज़ल में तो नहीं हो सकता, देखिए साफ़ बात है। हुँ, गज़ल में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गज़ल में थोड़ा-सा उम्र का जो तजुर्बा होता है ना, वो हुँ, डालना पड़ता है। वो डालना पड़ता है, बिल्कुल।
जी, जी, जी। हम समझ भी जब 20 साल के थे तो हमारी गज़ल में वो असर नहीं था, जो हुँ। आज है। जी, जी, जी। क्योंकि आज ज़िंदगी को जी लिया है, आज हुँ, ज़िंदगी को करीब से देख लिया है, आज जी, ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव देख लिए हैं, बिल्कुल। अब तो असर आया है गाने में। तो जो एक शायरी उम्र के बाद ही असर आता है गज़ल में। जी। अब जो यंग बच्चे हैं वो टेक्निकली तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। टेक्निकल बहुत अच्छा गा रहे हैं, मतलब हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, हुँ, हुँ, टेक्निकली बहुत अच्छा गा रहे हैं, गुलाम अली साहब की गज़लें गा रहे हैं, मेहदी हसन साहब की गा रहे हैं। हुँ, लेकिन वो जो रूदारी, चैनदारी, हुँ, वो जब तक ज़िंदगी को थोड़ा-सा नहीं जिएँगे, हुँ, तब तक नहीं आएगी। बिल्कुल। तो और हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हुँ, अब हुँ। मैं ही कह दूँगी कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? जी, बहुत जी। अच्छा फ्यूचर है, बहुत खूबसूरत फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ग़ज़ल हमारी धरोहर है, ये हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। हाँ, उसके रूप शायद थोड़े बदलते रहेंगे, स्वरूप बदलते रहेंगे। हुँ, अ, जैसे वो बेगम साहिबा वाला एक अलग रंग था, फिर जगजीत सिंह साहब आए, एक अलग रंग ले आए। हुँ, 80s में जो सिंगर्स आए वो और रंग ले आए, मैं कुछ जी, और रंग लेकर आई हूँ। जी, तो आने वाले दौर में शायद कुछ और नयापन आएगा, उसमें कुछ और नया रंग आएगा। जी। और चूँकि उर्दू ज़ुबान भी अनफॉर्च्युनेटली हम लोगों ने कहीं न कहीं उसे खो दिया है। हुँ, हमारी अपनी धरोहर, हमारी अपनी ज़ुबान, जी, हिंदुस्तान की ज़ुबान, लेकिन अब चूँकि लोग इतनी अच्छी उर्दू समझते नहीं, हुँ, तो इसलिए वो हल्की-फुल्की चीज़ें सुनना चाहते हैं और गीतनुमा ग़ज़लें सुनना चाहते हैं। हुँ। तो ठीक है, जिस भी फ़ॉर्म में रहेगी लेकिन ग़ज़ल हमेशा रहेगी। जी, जी। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जब तक हैं इस फ़ील्ड के अंदर तब तक तो उम्मीदें हैं बंधी हुई और मुझे लगता है कि फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा और आने वाले समय में और भी लोग प्रेरित होंगे, जो जवान बच्चे हैं वो भी प्रेरित होंगे कि वो सीखें, समझें और गहराई में जाएँ। हम तो चाहते हैं प्रेरित हों और जी। सीखें और जी। मैं तो सब बच्चों से कहती हूँ एनी टाइम आई एम ऑलवेज़ देयर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हाँ। ग़ज़ल को लेकर तो मैं हमेशा हूँ। मैं हुँ। सिखा शायद नहीं सकती, वो सिखाने का भी एक अलग हुनर होता है, जी, जी, जी। लेकिन मैं बता ज़रूर सकती हूँ। हुँ, हुँ। आप मुझे गा के बताइए, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें कहाँ क्या ठीक करना है, क्या सही है, क्या गलत है। जी, रूदारी, चैनदारी वो सब मैं बता सकती हूँ और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इन द राइट डायरेक्शन। जी। जी, राधिका जी तो अम, हम काफ़ी मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस बातचीत को यहाँ विराम देने का लेकिन समय की सीमाएँ देखते हुए हम जी, फ़िलहाल जी। इस वार्ता को समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूँगा। आप 2 शब्द जी। हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के श्रोताओं के लिए कहें और कुछ एक एक बढ़िया-सी अपनी एक गज़ल जो है वैसे तो आपकी सारी गज़लें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कोई एक चुनिंदा गज़ल जो है आप हमारे लिए सुनाएँ और थोड़ा-सा कोई ज़्यादा ख़ास सुनाएँ। ग़ज़ल आप सुनना चाहते हैं तो बताइए मुझे वरना मैं मुझे अपनी कोई कॉम्पोज़िशन हाँ, आप सुना देती अपनी हूँ। ही कंपोज़िशन सुनाइए जो आपको बहुत पसंद हो। वैसे मुझे आपकी जो दोस्ती वाली जो एल्बम आई थी उसकी मुझे सभी गज़लें पसंद है। उनमें से भी कुछ आप जी, सुनाना चाहें तो जी। और थोड़ा-सा ज़्यादा सुनाइए, एक एक अंतरा ज़रूर सुनाइए। क्योंकि सुनना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आपको जो है ना। अच्छा चलिए मैं कोशिश करती हूँ। जी। शाम का समय है जी, और इसी वक़्त पर आ गई सूर्या धनाश्री। जी। परवीन शाकिर का कलाम है। क्या बात! मशहूर ग़ज़ल है, "कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की।" क्या कू बात! बकू यानी हर कूचे में, हर हर गली में जी, जी, जी। और शनासाई माने जो हमारा रिश्ता है जी। जो संबंध है, इसकी हाँ। बात हर कूचे में, हर गली में फैल गई है। हुँ, उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की। हुँ। पज़ीराई यानी उसने मुझे खुशबू की तरह एक्सेप्ट किया है। जी, जी, जी। और क्या खुशबू को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं? मुस्कुराहट के साथ। जी। जब कहीं से अच्छी खुशबू आती है तो आँखें जी, बंद हो जाती हैं जी, और चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती जी, है ना? जी। तो उसने खुशबू की तरह मेरी पज़ीराई की। ये भी मेरी अपनी कॉम्पोज़िशन है। जी। खूबक फैल गए
बात शनासाए के खूब खूब फैल गए, बात शनासाए के क्या उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई की खूब खूब फैल गई, बात शनासाए की वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, क्या बात। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी वाह, मेरे हर जाई की, क्या बात, ब्यूटीफुल। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीराई की खूब खूब फैल गई, बात शनासाई के क्या बात। बहुत खूब बहुत राधिका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। मन करता है बस सुनते ही चले थैंक जाएं। यू। शुक्रिया शुक्रिया। जी, आपने आधा घंटा कहा था, 1 घंटा हो गया। हाँ, मेरा भी मन नहीं भरा। जी जी। मन राधिका तो जी। खैर हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी का जी भरे। जी जी जी। जी, जिस दिन मन भर गया उस दिन तो फिर हमारा गाना खत्म, फिर तो बातचीत खत्म हो गई। जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो तृष्णगी, वो प्यास वो बनी थोड़ी रहे। बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी और चाहेंगे कि बनी रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर आप जी, कभी याद कीजिए तो हम हाजिर हो जाएं। राधिका जी, एक बार फिर आपका बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत शुक्रिया। जी। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।